हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अफेयर्स अल्केमी। आज 25 अप्रैल 2026 है और आज 25 अप्रैल की जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो सब आज हम डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 अगस्त, ऑप्शन बी 26 जनवरी, ऑप्शन सी 24 अप्रैल, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 24 अप्रैल। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इस तारीख 24 अप्रैल को क्यों? क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को भारत में 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था और इस संशोधन से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, जिससे ग्रामीण स्तर पर जो लोकतंत्र है वो बना रहे। जैसे पंचायती राज प्रणाली में 3 स्तर पर काम करती है, जैसे ग्राम पंचायत गांव का स्तर, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर और जिला परिषद जिले के लेवल पे। और इसका मुख्य इसका पर्पज़ क्या था कि नेशनल जो पंचायत जो है वो मतलब उनको मान्यता दी गई। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि स्थानीय जो लोग हैं उनमें निर्णय लेने की जो प्रक्रिया वो उसमें शामिल करना उनको और गांव के विकास को तेज़ करना। क्योंकि जब ये लागू किया गया था तब ये बात थी कि जो आप आज भी आप देख सकते हैं कि जो लोकल बॉडीज होती हैं, अब आप सरपंच लगा लीजिए, आप जो ब्लॉक समिति के हेड हैं उसको लगा लीजिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो जिला परिषद उसको लगा लीजिए, जो लोकल बॉडीज़ हैं वो अपने लोकल एरियाज़ को ज़्यादा अच्छे से जानती है, बजाय इसके कि एक सीएम या फिर एक पीएम उस क्षेत्र को जाने। एक लोकल बॉडी जो उस क्षेत्र को अच्छे से जानती थी, इसलिए पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया और वहाँ की जो गांव की लोकल बॉडीज़ थी उन्हें वो पावर दी गई, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दी गई कि वो अपने क्षेत्र में निर्णय ले सकें और विकास का कार्य आगे बढ़ा सकें। तो इसलिए पूरे देश में विभिन्न कार्यक्रम, पुरस्कार वितरण और जागरूकता अभियान आयोजित किए जाते हैं ताकि पंचायतों के योगदान को सम्मान दिया जा सके और ग्रामीण स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को और सशक्त बनाया जा सके। 2010 से भारत सरकार ने इसे आधिकारिक रूप से मानना शुरू किया, जिससे इसकी महत्वता और बढ़ गई। तो हाल ही में अगर हम देखें तो कुल कितने पंचायत जो लोकल बॉडीज अगर हम बात कर रहे हैं तो लोकल बॉडीज कुल कितनी है, तो अराउंड अगर हम बात करें तो 2.5 लाख जो ग्राम पंचायत है भारत में और लगभग 6600 जो है पंचायत समिति है और नियर अबाउट बात करें 666 जो है जिला परिषद हैं। तो ये जो पंचायती राज सिस्टम था इसका फोकस मेनली किसके ऊपर था? तो रिजर्वेशन पे था। एक रिजर्वेशन पे भी इसका फोकस था कि एटलीस्ट 50% जो सीट्स हैं वो वुमेन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व की जाएं और SC ST का जो भी है रिप्रेजेंटेशन वो भी इसके अंदर शामिल किया जा सके। इसलिए आप देखते होंगे जब भी ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं तो हर बार एक ही उसको सीट नहीं मिलती, कभी वुमेन्स की सीट आती हैं, कभी SC ST से सीट रिजर्व की जाती हैं ताकि पावर उनके हाथ में जाए तो वो भी समाज में अपना लेवल जो अपना वो बढ़ा सकें। तो भारतीय पंचायती राज दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेक त्रिपाठी को किस बैंक ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दी? ऑप्शन ए HDFC बैंक, ऑप्शन बी ICICI बैंक, ऑप्शन सी AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन डी SBI। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो हाल ही में RBI ने विवेक त्रिपाठी की नियुक्ति को AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होल टाइम की मंजूरी दी है। इनका कार्यकाल 3 वर्षों के लिए होगा और वे 24 अप्रैल 2026 से इस पद को संभाल रहे हैं। तो विवेक त्रिपाठी जो इससे पहले इसी बैंक में चीफ क्रेडिट ऑफिसर के पद पर कार्य कर रहे थे और 2014 से वो इस बैंक से जुड़े हुए थे, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक से। तो उन्होंने बैंक के क्रेडिट पॉलिसी, रिस्क मैनेजमेंट और गवर्नेंस फ्रेमवर्क को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो यह नियुक्ति बैंक की लीडरशिप को मजबूत करने, भविष्य की ग्रोथ स्ट्रेटेजी जैसे यूनिवर्सल बैंक बनने की दिशा के लिए अहम मानी जा रही है। RBI की मंजूरी के बाद अब इस नियुक्ति के लिए शेयर होल्डर्स की स्वीकृति भी ली जाएगी।
ओके, नेक्स्ट तो याद रखना, तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो अभी नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ऑल टाइम डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया? विवेक त्रिपाठी को। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजेश कुमार अग्रवाल ने हाल ही में किस संगठन ने के निदेशक के रूप में पदभार संभाला है? ऑप्शन ए एनटीपीसी, ऑप्शन बी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ऑप्शन सी आरईसी लिमिटेड, ऑप्शन डी कोल इंडिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो राजेश कुमार अग्रवाल में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के डायरेक्टर के रूप में पदभार संभाला है, पीएफसी के। तो पीएफसी जो है भारत सरकार के स्वामित्व वाली एक प्रमुख एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जो मुख्य रूप से बिजली क्षेत्र के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। तो राजेश कुमार अग्रवाल को ऊर्जा क्षेत्र और वित्तीय प्रबंधन का अच्छा अनुभव है, जिससे पीएफसी की नीतियों, परियोजनाओं और फंडिंग क्षमता को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। इस तरह की तो याद रखना कि राजेश कुमार अग्रवाल को पीएफसी के डायरेक्टर के रूप में उन्होंने पदभार संभाला है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली कार कंपनी कौन सी थी? ऑप्शन ए टाटा मोटर्स, ऑप्शन बी हिंदुस्तान मोटर्स, ऑप्शन सी मारुति सुजुकी, ऑप्शन डी प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हिंदुस्तान मोटर्स। तो भारत की पहली कार कंपनी हिंदुस्तान मोटर्स मानी जाती है, जिसकी स्थापना 1942 में बीएम बिरला द्वारा की गई थी। यह कंपनी भारत में ऑटोमोबाइल उद्योग की शुरुआत करने वाली अग्रणी कंपनियों में से एक थी। हिंदुस्तान मोटर्स अपनी प्रसिद्ध कार हिंदुस्तान एम्बेसडर, जिसे हम लोकल एम्बेसडर कहते हैं, के लिए जानी जाती है, जिसे लंबे समय तक भारत में सरकारी अधिकारियों और आम जनता द्वारा उपयोग किया जाता था। हालांकि मारुति सुजुकी और टाटा मोटर जैसी कंपनियां बाद में आई और उन्होंने आधुनिक ऑटोमोबाइल सेक्टर को आगे बढ़ाया, लेकिन ऐतिहासिक रूप से भारत की पहली कार निर्माता कंपनी का श्रेय हिंदुस्तान मोटर्स को दिया जाता है। तो इसकी जो स्थापना थी वो कब हुई थी? 1942 में। किसने की थी? बीएम बिरला ने। तो पर आज़ादी के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस इस कंपनी ने अपना मेन फैक्ट्री है वो उत्पारा में 1948 में इस्टेब्लिश किया था। और तो ये जो मतलब पहली कंपनी थी, लेकिन उसके बाद भी ये गिर गई, मतलब डाउनफॉल हुआ इसका। क्यों हुआ? क्योंकि जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ 1990s के अंदर, तो जिससे क्या है कि नई जो कार कंपनी थी वो मार्केट के अंदर इंडियन मार्केट के अंदर एंटर करती हैं, और उन कंपनियों ने जो ऑफर मॉडर्न स्टाइलिश गाड़ियाँ ऑफर की, फ्यूल एफिशिएंट कार्स बनाई उन्होंने। तो इसलिए जो ब्रांड जो हिंदुस्तान एम्बेसडर था उसका चलन चलो धीरे धीरे डिक्रीज हो गया, और हिंदुस्तान मोटर्स ने 2014 में ये कार प्रोड्यूसिंग मतलब कार बनाना स्टॉप करे थे, क्योंकि फाइनेंशियल इश्यूज के कारण। तो भारत की पहली कार कंपनी कौन सी थी? हिंदुस्तान मोटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नेस्कॉम के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में नेस्कॉम के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सुंदर पिचाई, ऑप्शन बी नंदन नीलकानी, ऑप्शन सी श्रीकांत वेलाकन्नी, ऑप्शन डी सलील पारेख। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी श्रीकांत वेलामकानी। तो हाल ही में श्रीकांत वेलमकानी को नेस्कॉम, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया। वे एक जाने माने एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विशेषज्ञ और फ्रैक्टल एनालिटिक्स के सह संस्थापक भी हैं। नेस्कॉम जो है भारत की आईटी और टेक इंडस्ट्री की प्रमुख संस्था है, जो देश के सॉफ्टवेयर, स्टार्टअप और डिजिटल सेक्टर को बढ़ावा देने का काम करती है। श्रीकांत वेलामकन्नी की नियुक्ति ऐसे समय हुई है जब एआई, डेटा एनालिटिक्स और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन तेज़ी से बढ़ रहा है। उनके नेतृत्व में भारत की टेक इंडस्ट्री को नई दिशा और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की उम्मीद है। उन्हें लगभग 2 डिकेड्स का जो है एक्सपीरियंस है
2 दशक का एक्सपीरियंस है, उन्हें अनुभव है साइंस, डाटा साइंस में, एआई में और बिजनेस स्ट्रेटेजी का। तो नेस्कॉम के जो नए चेयरमैन हैं वो नियुक्त किया गया है श्रीकांत वेलांकन्नी को। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में यूएस आर्मी वार कॉलेज के इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? ऑप्शन ए उपेंद्र द्विवेदी, ऑप्शन बी अनिल चौहान, ऑप्शन सी मनोज पांडे, ऑप्शन डी विपिन रावत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उपेंद्र द्विवेदी। तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो वर्तमान में एट प्रेजेंट जो भारत के सेना प्रमुख हैं को अमेरिका के पेंसिल्वेनिया स्थित यूएस आर्मी वॉर कॉलेज के इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। यह सम्मान जो है उन्हें उनकी उत्कृष्ट सैन्य नेतृत्व और योगदान के लिए दिया गया है। वह इस प्रतिष्ठित सम्मान को पाने वाले तीसरे भारतीय सेना प्रमुख हैं। उनसे पहले भी ये इंटरनेशनल जो हॉल ऑफ फेम है 2 जनरल्स को मिल चुका है। उनसे वो कौन थे? पहले थे जनरल वीके सिंह और दूसरे जनरल विक्रम सिंह। और ये किसे दिया जाता है? यह हॉल ऑफ फेम जो उन अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अधिकारियों को दिया जाता है जिन्होंने अपने देश की सुरक्षा और वैश्विक सैन्य सहयोग में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। तो हाल यूएस आर्मी वार कॉलेज इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? उपेंद्र द्विवेदी। इससे पहले किन्हें किया गया था? जनरल वीके सिंह और जनरल विक्रम सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रिलायंस इंटरप्राइज इंटरप्राइज लिमिटेड का सीईओ किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए परमिंदर सिंह, ऑप्शन बी मुकेश अंबानी, ऑप्शन सी संदीप बख्शी, ऑप्शन डी रजनीश कुमार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए परमिंदर सिंह। तो हाल ही में परमिंदर सिंह को रिलायंस इंटरप्राइज इंटेलिजेंस लिमिटेड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो सीईओ नियुक्त किया गया। तो ये कंपनी जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सहायक इकाई है, एक ब्रांच मान लीजिए, और डिजिटल व डेटा आधारित समाधान प्रदान करने का कार्य। परमिंदर सिंह के पास टेक्नोलॉजी और डिजिटल सेक्टर में लंबा अनुभव है जो कंपनी की ग्रोथ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने परमिंदर सिंह का भी मतलब ग्लोबल लेवल पे देखें तो उनके एक बैकग्राउंड में एक लीडरशिप है कि जैसे कि उन्होंने सीनियर लीडरशिप रोल निभाए, जैसे गूगल पे, एप्पल, ट्विटर और आईबीएम में। ये फॉर्मर चीफ कमर्शियल एंड डिजिटल ऑफिसर रह सकते हैं मीडिया कॉर्प में। तो ये फाउंडर हैं एआई वेंचर्स के लाइक क्लेबुक्स एआई और वी कैंप के। तो ये इनका थोड़ा बैकग्राउंड है, तो मतलब इनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो हाल ही में रिलायंस इंटरप्राइज इंटेलिजेंस लिमिटेड का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? परमिंदर सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई ने किस पेमेंट बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? ऑप्शन ए एयरटेल पेमेंट्स बैंक, ऑप्शन बी फिनो पेमेंट्स बैंक, ऑप्शन सी पेटीएम पेमेंट्स बैंक, ऑप्शन डी इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पेटीएम पेमेंट्स बैंक। तो हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस रद्द किया है क्योंकि बैंक कई महत्वपूर्ण नियमों का सही तरीके से पालन नहीं कर रहा था, जैसे कि केवाईसी नए कस्टमर नियमों में कमी पाई गई, जिसका मतलब है कि ग्राहकों की पहचान ठीक से सत्यापित नहीं की जा रही थी। रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम भी कमज़ोर था, जिससे वित्तीय गड़बड़ी का फ्रॉड वगैरह जो हो सकते हैं उसका भी आरबीआई को चिंता थी, तो खतरा था। तो इसलिए उनको उसका जो लाइसेंस है वो बैन कर दिया गया। और ये अभी से नहीं, ये मार्च 2022 से चल रहा है कि मार्च 2022 में बैंक को बैन कर दिया गया था कि वो और नए कस्टमर ऐड नहीं कर सकता। और सेम 2024 में इसको प्रोहिबिट कर दिया गया था कि भाई नए जो फ्रेश डिपॉजिट्स वो भी नहीं कर सकता। 22 में नए कस्टमर्स नहीं इनरोल ऑन बोर्ड कर सकता, और 2024 में जो अकाउंट जितने हैं वो तो हैं, पर उसमें फ्रेश डिपॉजिट जो है वो नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ आप उसको विड्रॉ कर सकते थे, उस टाइम पे आप डिपॉजिट नहीं कर सकते थे। तो किसका लाइसेंस आरबीआई ने अभी किस पेमेंट बैंक का
लाइसेंस आरबीआई ने रद्द किया है पेटीएम पेमेंट्स बैंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डाबर इंडिया के इंडिया बिजनेस के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए मोहित मल्होत्रा, ऑप्शन बी हरजीत एस भल्ला, ऑप्शन सी संजीव पुरी, ऑप्शन डी अजय बंगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हरजीत एस भल्ला। तो डाबर इंडिया ने हरजीत सिंह भल्ला को अपने इंडिया बिजनेस का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया। उन्होंने 23 अप्रैल 2024 से इस पद को संभाला है और ग्लोबल सीईओ मोहित मल्होत्रा को रिपोर्ट करेंगे। भल्ला के पास एफएमसीजी सेक्टर में 25 वर्षों का अनुभव है और वे पहले द हेर्सी कंपनी में कार्य कर चुके हैं। और इसको ज्वाइन करने से पहले डाबर इंडिया को तो वो एसोसिएटेड थे हेर्सी कंपनी से, उनसे ताल्लुकात थे। तो वहाँ भी उन्होंने की जो पोजीशंस हैं वो होल्ड की, जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर इंडिया में, वाइस प्रेसिडेंट इंडिया एंड एईएमईए में, वाइस प्रेसिडेंट कनाडा एंड एएमईए में, वाइस प्रेसिडेंट कनाडा एंड ग्लोबल कस्टमर्स में। तो इनका भी काफ़ी अच्छा अनुभव है एफएमजीसी कंपनीज में सेक्टर में। तो डाबर इंडिया के इंडिया बिजनेस की सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? हरजीत एस भल्ला को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर सिटी ऑफ लॉक्स के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी अलीगढ़, ऑप्शन सी मुरादाबाद, ऑप्शन डी आगरा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अलीगढ़। तो सिटी ऑफ लॉक्स किसे कहा जाता है इंडिया में? अलीगढ़ को। अलीगढ़ को सिटी ऑफ लॉक्स कहा जाता है क्योंकि यहाँ ताला उद्योग बहुत प्रसिद्ध है। अलीगढ़ में सैकड़ों छोटी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं ताले बनाने का काम करती है, जो यह शहर देश विदेश में अपने मजबूत और टिकाऊ तालों के लिए जाना जाता है। तो सिटी ऑफ लॉक्स इसे कहा जाता है अलीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस को सीमित करने के लिए नया कानून किस देश ने पारित किया? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी तुर्की, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। यह हाल ही में अभी 15 वर्ष किस देश ने पारित किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी तुर्की। तो हाल ही में तुर्की ने 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया उपयोग पर नियंत्रण लगाने के उद्देश्य से नया कानून पारित किया है। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को ऑनलाइन खतरों और हानिकारक कंटेंट से सुरक्षित रखना है। हाल ही में कई देशों ने सोशल मीडिया नियमों को लागू किया है और कई अन्य देश भी इसे लागू करने पर विचार कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सख्त प्रतिबंध लगाए थे, जिसका परिणाम लाखों खाते जो हैं वो बंद हो गए थे। इंडोनेशिया ने भी हाल ही में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पहुंच जो है वो प्रोहिबिट की थी, प्रतिबंध कर दी, रिस्ट्रिक्टेड कर दी थी। स्पेन, फ्रांस, ब्रिटेन और कुछ यूरोपीय जो देश हैं भी इस तरह के उपायों पर विचार कर रहे हैं और उन्हें लागू कर रहे हैं। तो 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस को सीमित करने के लिए नया कानून किस देश ने पारित किया है? तो इसका सही आंसर होगा तुर्की। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। और आगे ऐसी ही करंट अफेयर्स पे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट करवाना है या फिर कुछ भी आपको ऐसा लगा हो कि नहीं थोड़ा और ऐसे अगर इम्प्रूवमेंट हो सकता है तो मैं ज़रूर करूँगा। आप ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।